एग्जाम दिए हुए हैं यूपीएसआई, उसमें मेरा 320 है स्कोर 320। तो वहाँ पे भी क्या है कि वो भर्ती कोर्ट में चली गई है। एनटीपीसी का आया, उधर मेरा 92 है, वहाँ मैं प्री क्वालिफाई था, वो मेंस था, वो भी फंस गया। बच्चों को रेगुलरिटी रखनी चाहिए अपने में। क्या होता है कि बच्चे मोस्ट ऑफ एग्जाम आता है तब पढ़ना शुरू करते हैं। अभी जो भैया एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का वो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना? इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुम रेलों में आग लगाना शुरू कर दो, आंदोलन कर दो। ये मतलब गवर्नमेंट से कन्विंस करने का कि आप इसका एक तरीके से आंदोलन करना होता है। अब ये कि तुम ट्रेन मिस ऑपरेट हो रही है, चारों तरफ रूट गड़बड़ हो रहे हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है हमारी तो है भाई, ये ट्रेन है, ये सब जनता का तो है, जनता का है। अब हम उसमें आग लगा रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। अपना नुकसान हो रहा है। कल को तुम्हें रेलवे में जॉब करनी है और तुम्हारे रेलवे का ही नुकसान कर रहे हो तो नुकसान तुम्हारा ही है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आज हम आए हैं वजीराबाद में और अभी हमारे साथ है एक सीजीएल एस्पायरेंट जिन्होंने इस बार मेंस लिख रहा है सीजीएल की, और इन्होंने इससे पहले भी 8-10 एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं। तो आप ये बोल सकते हो वन डे एग्जाम की ये एक मास्टर है। तो आज हम इनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरी डिटेल्स इनके बारे में, और इनका क्या स्ट्रेटेजी रही या फिर कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किए थे, क्या क्या बुक्स फॉलो किए थे, क्या इन्होंने सेल्फ से किए थे या फिर कोचिंग भी ले रखा है। तो सबसे पहले तो भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए और आपका परिचय दीजिए। मैं अंकित चौधरी हूँ, जी। यूपी अलीगढ़ से। अच्छा। और मैं अपने 2018 में एसएससी की तैयारी करने के लिए आया था। तो मैं उससे भी पहले मैंने ग्रेजुएशन किया है डीएस कॉलेज से अलीगढ़ से। तो मैंने वहाँ पे भी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन तैयारी की थी। तो कंपटीशन तैयारी तो पहले से करनी थी कि भाई, और तो कोई टारगेट था, कंपटीशन करना था। हाँ, तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप कौन सी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम? तो पहले ये था, एक मीडियम क्लास बच्चा होता है, उसका वो ड्रीम होता है कि बस एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हाँ, कोई भी। राइट। तो मैंने उस टाइम पे सबसे पहले दिया नेवी का एग्जाम दिया, वो क्रैक हुआ। फिर वहाँ से मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कांस्टेबल दिया था, वो भी हो गया, फिर वो की नहीं। फिर उसके बाद 2 बार एयरफोर्स दिया, तो वहाँ भी दोनों बार हुआ था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आउट कर दिया था फाइनल में, सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैंने नहीं की। तो फिर उसके बाद एक ड्रीम बढ़ जाते हैं, जैसे तैयारियाँ बढ़ती है, तो उसके बाद मैं फिर एसएससी के लिए लग गया। फिर एसएससी की फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री हो गया था। एसएससी कौन सी एग्जाम? एसएससी सीजीएल दिया था मैंने सबसे पहले 2018 वाला। हाँ, उसमें प्री हो गया था। हाँ। और फिर मेंस भी हुआ था, पर वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है कि किसी का 100 बढ़ाया है, किसी का 50 घटाया है, तो फाइनल में आउट हो गया। और इसी ड्यूरिंग मैंने दिया था सीएचएसएल दिया था, वो हो गया था मेरा। अच्छा। फिर वहाँ पर मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गया, टाइपिंग नहीं हो पाया था। सीपीओ भी दिया, सीपीओ हुआ, पर वहाँ फिजिकल देने नहीं गया था, वहाँ 145 स्कोर था मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने अब दोबारा 19 वाला सीजीएल दिया है, इसका भी प्री हो गया है, मेंस है 29 तारीख का। अच्छा, 29 तारीख को मेंस है। तो आपने ये बताया, आप ये बताइए, इतने सारे एग्जाम्स आप क्रैक कर चुके हैं, तो इसका राज क्या है, क्या सीक्रेट्स है, क्या स्ट्रेटेजी रहा आपका? स्टडी एक तो बच्चों को रेगुलरिटी रखनी चाहिए अपने में। क्या होता है कि बच्चे मोस्ट ऑफ एग्जाम आता है तब पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ। अदरवाइज जब एग्जाम नहीं होगा तो वो इधर से उधर घूमना फिरना, और भाई मुखर्जी नगर यहाँ तो सब कुछ है, कहीं भी निकल लेते हैं बच्चे, टाइम पास करने लगते हैं। हाँ। और वो फिर जब एग्जाम डेट आए तब पढ़ना शुरू करते हैं। उससे नहीं होता है, एग्जाम के पहले से तैयारी करनी होती है पहले। मतलब रेगुलर आप 4 घंटे 6 घंटे जो भी आपको पढ़ते रहना चाहिए। और फिर एक बच्चे क्या नए नए टीचरों के पास जाते हैं, जैसे एक बार एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो जिस टीचर से पढ़े छोड़ के फिर नए टीचर के पास जाएंगे, नहीं गए, एक बार जिससे पढ़ लिया उसी का रिवीजन करो, वो फिर हो जाता है। मस्टे की थोड़ा टाइम लगता है, हो जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा। और अभी भी क्या है कि एक तो सबसे बड़ा इशू क्या हो गया कि बच्चों का स्कोर कम हो जाए तो वो फिर एग्जाम कैंसिल कराने की तरफ चल देते हैं। अभी मैंने भी 2 एग्जाम दिए हुए हैं यूपीएसआई, उसमें मेरा 320 है स्कोर 320। तो वहाँ पे भी क्या है कि वो भर्ती कोर्ट में चली गई है। एनटीपीसी का आया, उधर मेरा 92 है, वहाँ मैं प्री क्वालिफाई था, वो मेंस था, वो भी फंस गया है। अब क्या है कि तैयारी करने का पीरियड होता है, उसके बाद क्या 4 से 5 साल अब बढ़ते जा रहे हैं। पहले था कि बच्चे आए 1 साल तैयारी की, 1.5 साल में जॉब लेके निकल गए। अब तो ये कि 2 साल 3 साल टाइम बढ़ता ही जाता है। प्रोसेस बहुत लेंदी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। कोई भी वैकेंसी है भाई 2-2 3-3 टायर है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, एग्जाम निकलने में ये सालों लग जाते हैं। सालों। अभी जो भैया एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का वो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, कट ऑफ का इतना हाई होना। हाँ। कि एक चीज़ फ्री है, एक फ्री कट ऑफ होता है। फ्री का मतलब ये कि भाई जो ज़्यादा बच्चे हैं भीड़ में से नॉर्मल कैंडिडेट को निकालना। अब उसका कट ऑफ 80, 82, 85 जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, मिस है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुम रेलों में आग लगाना शुरू कर दो, आंदोलन कर दो। ये मतलब गवर्नमेंट से कन्विंस करने का कि आप इसका एक तरीके से आंदोलन करना होता है। अब ये कि तुम ट्रेन मिस ऑपरेट हो रही है, चारों तरफ रूट गड़बड़ हो रहे हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है हमारी तो है भाई,
ये ट्रेन है, ये सब जनता का तो है ही। जनता का है, अब हम उसमें आग लगा रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। अपना नुकसान होगा। कल को तुम्हें रेलवे में जॉब करनी है और तुम्हारे रेलवे का ही नुकसान कर रहे हो तो नुकसान तुम्हारा ही है। तो हाँ, तो वही है कि रेलवे ने वैसे भी नोटिस निकाला है कि अगर कोई बंदा इन्वॉल्व पाया गया इसमें तो हम उसे जॉब नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, पर गवर्नमेंट को इस पे करना चाहिए एक्शन, क्योंकि कट ऑफ का इतना हाई जाना एक सीरियस इशू है कि 80 82, जबकि प्रेडिक्ट कट ऑफ थी 52 55 60 तक, और इतना हाई कट ऑफ जाना जैसा सेफ स्कोरर है, ऐसा नहीं सब हाई स्कोरर होते हैं भाई। ऐसा कि चलो हमारे ऐसे बच्चे हैं कुछ हैं जो 90 82 95 जा रहे हैं, तो सब थोड़ी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इशू है कोई ना कोई। हाँ, इशू तो है। हाँ, तो उसका बस कमेटी बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने बोला है कि 16 तारीख तक उसका वो मांगा है रिकमेंडेशन बच्चों से। उसके बाद पर इससे ये होता है कि बच्चों को लॉस बहुत ज़्यादा होता है कि अब कभी गवर्नमेंट अभी रिकमेंडेशन लेगी, अब मेंस हट गया, मेंस हट के अब 3 साल में तो उसका प्री कराया था, अब उसके बाद मेंस हटा दिया, 1 साल बाद अब प्री कराएंगे। बच्चा एक भर्ती के लिए 6 साल थोड़ी बैठेगा कि भाई 6 साल बाद उसकी ज्वाइनिंग मिलेगी, 6 साल एक जॉब के लिए तैयारी करता रहेगा। तो ये गवर्नमेंट से थोड़ा प्रोसेस फास्ट करना चाहिए, मतलब आज फॉर्म आया है तो 3 महीने में प्री करा दो, उससे 3 महीने में मेंस करा दो। हाँ। 1 साल का प्रोसेस होना चाहिए। ये 4 से 5 साल वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा है, फिर उसका ज्वाइनिंग नहीं देते हैं जल्दी। अभी जो भी कोई एग्जाम होता है उसके 2-2 साल तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती, एज भी ओवर हो जाता है ना उस टाइम। और मस्ट आज के टाइम में जो ये जॉबलेस है, एसएससी का जो सबसे बुरा दौर चल रहा है, ये चली इस वजह से रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चा 18 में क्रैक करके गया है वो आज भी प्री मेंस दे रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा इशू इसी चीज का है कि 2018 का बच्चा है, जो बच्चा 18 में क्रैक कर गया, अब उसको जब ज्वाइनिंग नहीं मिली वो अदर एग्जाम देता ही रहेगा। भाई 18 वाले को ज्वाइनिंग मिली उसको अलग कर दो। अभी क्या कि 18 वाला 19 में भी दे रहा है, फिर 20 में दे रहा है, 21 में दे रहा है, तो फिर बच्चे तो वही रहेंगे ना जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, वो तो हर बार सेलेक्ट होने ही है। हाँ, तो नए बच्चों को ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, और फिर सरकार वैकेंसी बहुत कम है। पहले सीजीएल में 15-16 हज़ार वैकेंसी आती थी 2014-15 में, अब शायद 7,000 8,000 ही रह गई हैं। तो कंपटीशन हो रहा है, जॉबलेस तो होंगे सारे लोग भाई, हर किसी को जॉब मिलेगी नहीं। ये तो इशू रहेगा ही। चलिए आप ये बताइए, आप इतने सारे एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं, तो आप पहले से सेल्फ स्टडी कर रहे थे या फिर कोचिंग भी लिए थे? ना, मैं पहले ग्रेजुएशन टाइम में सेल्फ स्टडी की थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथ ही है। अच्छा, बैकग्राउंड में था। मैथ है, तो मैंने अपने पहले से तैयारी की थी। तो ये छोटे मोटे जो एग्जाम तुम्हारा कांस्टेबल है, एयरफोर्स है, नेवी, जो तो वनडे एग्जाम्स हैं ये ना? तो सब मेरे विदाउट कोचिंग किए थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम कोचिंग दिल्ली आगे की थी, एसएससी की तैयारी शुरू की थी। यहाँ पे एसएस भारती सर हैं, अच्छे बहुत अच्छे टीचर हैं। और उनसे आप मैथ्स की क्लासेस मैंने लिए थे? मैथ्स क्लास में से ली थी। और इंग्लिश रीजनिंग की? रीजनिंग तो सेल्फ ही किया था, क्रिस्टोफर फ्योनिक सर से इंग्लिश पढ़ी थी। अच्छा, वो भी अच्छे इंग्लिश टीचर हैं, दोनों टीचर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हम्म। और फिर अभी CHSL भी हुआ है तो हमारा, तो टाइपिंग भी हो गई इस बार। तो देखो पता चले, फाइनल मेरिट लगेगी मार्च वार्च में, तब पता चलेगा। हाँ, राइट। तो भैया एसएससी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी CGL हो या फिर एसएससी CHSL हो, उसके लिए कोचिंग लेना जरूरी है या फिर सेल्फ से भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से? तो कर तो कैसे भी सकता है सेल्फ स्टडी वाला, पर एक क्या होता है कोचिंग से आपको एक रास्ता मिल जाता है जिससे आप जल्दी कर सकते हो। भाई जो काम आप सेल्फ स्टडी में 4 साल में करोगे, 2 साल में करोगे, तो कोचिंग के जरिए जल्दी हो जाएगा। हाँ। अब एक ये कि आज का जो कोविड टाइम चल रहा है इसमें ऑनलाइन क्लासेज आ गई है, तो इसमें और ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है ना? ये हो गया। जैसे भी गूगल पे हो गया, गूगल पे सर्च करके आप कुछ भी वहां से गूगल पे है ना यूज कर सकते हो, या फिर यूट्यूब के द्वारा, है ना? यूट्यूब पे काफी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि, पर इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कोविड टाइम में रोज क्लासें बंद हो रही है, रोज खुल रही है, बच्चा कोई दूर से आया है यहाँ रहने के लिए, अब वो रोज रूम छोड़ के जाए हर बार, फिर आए बार, तो इससे बेटर है वो घर रह के तैयारी करे, फर्क कोई नहीं पड़ता है। अगर इससे कि कोविड नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो बेटर होता है ऑफलाइन, क्योंकि उसका इंटरेक्शन जो होता है ना टीचर का स्टूडेंट का, उसमें ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ। क्योंकि एक तो क्या होता है, बच्चा इतना वो नहीं रहता, डेडिकेटेड नहीं रह पाता है ऑनलाइन में क्लासेस को लेके कि पढ़ लिया छोड़ दिया, पढ़ लिया सुबह कर लेंगे शाम कर लेंगे। और जब एक फिर प्रॉपर बैच रहता है जाना ऑफलाइन, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। पर फिलहाल के दौर में ऑनलाइन अच्छा है, ऑनलाइन की करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो टीचर ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन में कोई, हमने तो ऑफलाइन किया था वैसे शुरू में। राइट। तो भैया एट द एंड ऑफ द वीडियो आप उन एक्सपीरियंस को क्या सजेशन देना चाहोगे जो एसएससी फील्ड में आना चाहते हैं, या फिर जो भी न्यू एस्पायरेंट्स 12 के बाद वो वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? ये कि बच्चों को क्या है कि एक तो कि यहाँ आकर दिल्ली की हवा न लें, क्योंकि दिल्ली जब आते हैं तो हवा बहुत लगती है यहाँ। हाँ, यहाँ हर तरह की हवा है ना? हाँ, यहाँ हर तरह की हवा है, फ्रेंड सर्किल बनते हैं, ये हाँ। भाई फेमस जगह बत्रा, वहाँ घूमना ही मशहूर है। तो उन चीजों से दूर रहे थोड़ा, और बाकी ये कि रेगुलरिटी रखें। सबसे मेन चीज है कि रेगुलरिटी, आप रेगुलर रहें, कि आप चाहे 4 घंटे या 6 घंटे जो भी पढ़ते हैं वो रेगुलर होना चाहिए। अपना आप जो अपने पढ़ना शुरू किया 6 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना है, तो उसमें आपका ये कि 2 साल 3 साल टाइम तो थोड़ा लगता है, प्रोसेस हो गया है लंबा, पर होगा जरूर। इतना है कि होगा 100%, जो दिल शिद्दत से पढ़ेगा होगा जरूर, बिल्कुल ऐसा ये होगा नहीं। 3-4 साल अपना, 2 साल 1 साल अपना तैयारी कर लो पहले क्लासेस से, फिर रिवीजन करो तो आराम से हो जाएगा। और पर ये कि अपना डेडिकेशन पूरा होना चाहिए मेहनत के साथ, और
पर सबसे बड़ी बात है घर वाले इतना पैसा लगाकर यहाँ बेचते हैं। हाँ। तो उससे तो बेटर आप ये यहाँ तैयारी करो, और जो घर रहकर भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है कि आप रेगुलरिटी जरूर रखें। सबसे मेन चीज है आपकी रेगुलरिटी। चाहे आप कम ही पढ़ो लेकिन हाँ, रेगुलर पढ़ो, आप है ना। 4 घंटे की जैसे कहते हैं 8 घंटे 10 घंटे, ऐसा नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है। आप 6 घंटे ही पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो। ऐसा नहीं 7 दिन पढ़ो, वीक ऑफ रखो, एक आराम से अपना वीक ऑफ कर लो। भाई संडे को मैं बिल्कुल रेस्ट करूंगा, उस दिन खेलूंगा, कुछ भी करूंगा, और बाकी 6 दिन पढ़ूंगा। तो उससे आराम से क्रैक होता है, इजीली होता है। ज्यादा प्रेशर ना लें, ओवर प्रेशर हो जाते हैं बच्चे आजकल कि ये हो गया वो हो गया, इतनी कट ऑफ जा रही है। तो कट ऑफ भी हम जैसे बच्चे, तुम जैसे बच्चे आते हैं वही कट ऑफ चढ़ाते हैं। तो वो इसलिए बस मेन चीज रेगुलरिटी रखें। ओके भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। थैंक्स ऑल। तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।